हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफ़ी टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न एंड जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। दो टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और जो इस क्लास के जो नोट्स है वो भी आप साथ साथ में ज़रूर बनाएं, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। रटने वाला टॉपिक नहीं है, इसको अच्छे से समझना है, तभी आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है, कि जो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में उत्पादन और लागत का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान सीमित संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो सीमित जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं उत्पादन करना चाहते हैं। इसके बाद आता है कि उत्पादन का नियम ये बताता है कि उत्पादन कारकों में परिवर्तन करने पर उत्पाद कैसे बदलता है। यानी कि जो जितने भी जो उत्पादन कारक जो होते हैं, जो प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं, उनमें यदि हम कुछ बदलाव करते हैं तो जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या चेंज आता है, ये हमें बताता है कौन सा उत्पाद का नियम। लागत की अवधारणा ये बताती है कि उत्पादन करने में कितना खर्च आया। यानी कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, लागत कॉन्सेप्ट जो होता है, वो हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया है, ये हमें कौन बताता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कृषि उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन पर आधारित होता है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। यानी कि दो प्रकार के हम नियम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक होगा परिवर्ती अनुपात का नियम और दूसरा होगा दूसरा नियम। इसके बाद क्या है कि जो परिवर्ती अनुपात का नियम होता है वो क्या कहता है कि जैसे चार कारक है, उन चारों कारकों में से यदि हम एक कारक में बदलाव करते हैं और बाकी के जो कारक होते हैं उनमें यदि सेम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवर्ती अनुपात का नियम कहलाता है। ये नियम अल्पकाल में उत्पादन और इनपुट के संबंध को बताता है। जब एक कारक स्थिर रखा जाता है और दूसरे कारक को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन जो होता है वो अलग अलग दर से बढ़ता है। इसे अल्पकालीन उत्पादन नियम भी कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखा जाए, यानी कि जितने भी जो चार पांच जो कारक होते हैं उनमें से सभी को स्थिर रखा जाता है, केवल एक कारक में बदलाव किया जाता है, उसमें चेंज किया जाता है। रखते हुए एक परिवर्ती कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। यानी कि जितने भी जो कारक थे उनमें से एक कारक जो था उसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है, उसको बढ़ाया गया है यहाँ पे। इसकी कुछ यहाँ पे धारणाएं भी दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं कि जो तकनीक स्थिर रहती है, उत्पादन कारक भी समरूप होते हैं और जो अल्पकाल स्थिति में ये सब लागू होता है। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि उत्पाद की अवधारणा, जो कि मुख्यतः तीन हम यहाँ पे उत्पाद की मुख्यतः अवधारणा पढ़ने वाले हैं। एक होगा टोटल प्रोडक्ट, एक होगा आपके एवरेज प्रोडक्ट और एक आपके रहने वाला है मार्जिनल प्रोडक्ट। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी कारक का यदि उपयोग करके हम जो भी कुल उत्पादन कितना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल उत्पाद या कहते हैं, या टोटल प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। यानी कि सभी कारकों का प्रयोग करके जो कुल उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रति इकाई परिवर्ती कारक से प्राप्त उत्पादन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। और इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके यदि हम इनपुट करके उपयोग करके उत्पादन में होने वाली जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि जैसे पांच कारक हैं, उनमें से यदि हम एक कारक को और उसमें ऐड करें और फिर जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, तो सभी के फॉर्मूले एक तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आते हैं इसकी जो परिवर्ती अनुपात के नियम की कुछ अवस्थाएं आती है, कुछ स्टेज आते हैं। टोटल तीन अवस्थाएं इसकी होती है। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आती है प्रथम अवस्था, जिसमें क्या होता है कि बढ़ते प्रतिफल का अवस्था है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो प्रतिफल जो होता है, यानी कि इन जो रिटर्न्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, यदि हम खेत में यूरिया देते हैं तो हम तीन स्टेज में जैसे यूरिया देना है हमको, तो जैसे हम पहले स्टेप में यूरिया देते हैं तो उत्पादन जो होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। और जैसे हम दूसरी बार यूरिया उसमें देते हैं तो पहले की तुलना में थोड़ा कम हमें उसमें वृद्धि देखने
देखने को मिलती है। और जब हम तीसरी बार उसमें यूरिया देते हैं तो वो क्या है कि वापस उस पर दुष्प्रभाव या उल्टे लक्षण दिखाने लगता है, जिससे जो उसकी जो वृद्धि होनी थी वो नहीं हो पाती और वापस कम होने लगती है। ये बताते हैं हमें इसके तीनों नियम। तो सबसे पहला आता है प्रथम अवस्था, जिसमें बढ़ते प्रतिफल की अवस्था होती है। इस अवस्था में कुल उत्पाद जो होता है वो तेजी से बढ़ता है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो होते हैं वो दोनों ही बढ़ते हैं। स्थिर संसाधनों का पूरा उपयोग इसमें नहीं हो पाता और ये अवस्था क्या है कि उत्पादन के लिए लाभदायक होती है। यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं दी गई है कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो तेजी से बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है रहता है, और इसी के साथ जो यानी कि इसमें जो टोटल प्रोडक्ट होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट होता है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमने पीछे पढ़े, वो सभी जो है वो प्रथम स्टेज में बढ़ते हैं। फिर आती है द्वितीय या सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें क्या है कि घटते प्रतिफल की अवस्था, यानी कि इसमें जो घटता है यानी कि धीमी गति से बढ़ता है, यानी कि इसमें जितना में पहले स्टेज में जितना वृद्धि होती उतनी नहीं होती, उसकी आधी होती है या उससे भी कम होती है। इस अवस्था में कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ता है, सीमांत उत्पाद घटने लगता है, यानी कि जो मार्जिनल जो प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है और धनात्मक रहता है, यानी कि वो कम होने लगता है लेकिन ऋणात्मक नहीं जाता, वो रहता धनात्मक ही है। ये उत्पादन की सबसे उपयुक्त विधि है, ये यानी स्टेज है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रतिपल की कौन सी अवस्था सबसे बेस्ट है, तो वह है द्वितीय अवस्था। फिर आता है कि किसान सामान्यतः इसी अवस्था में उत्पादन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फिर आती है इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो घटती दर से बढ़ता है, यानी कि धीमी गति से बढ़ता है। मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो भी घटता है और एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो धनात्मक रहता है, ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन जो जैसे तृतीय अवस्था आती है तो उसमें जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तीसरी में क्या है कि ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था आती है। इसमें क्या है कि इस अवस्था में कुल उत्पाद जो होता है वो घटने लगता है, यानी कि पहली में तो बहुत तेज गति से बढ़ा था, दूसरी में धीमी गति से बढ़ा था, और इसमें जो तीसरी स्टेज आती है इसमें जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो घटने लग जाता है। सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक में चला जाता है। अत्यधिक इनपुट उपयोग करने का कारण क्या होता है कि उत्पादन कम होता है और ये अवस्था उत्पादन के लिए हानिकारक होती है। यानी कि तीन स्टेज यहाँ पे पढ़ी हमने। पहली स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट था वो भी तेजी से बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय स्टेज में जाते हैं तो उसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो धीमी गति से बढ़ रहा था, और जो तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज में आते हैं तो जो टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो घटने लग जाता है। इसके यहाँ पे भी कुछ विशेषताएं दी गई है कि टोटल प्रोडक्ट कम होने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो ऋणात्मक चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे दोनों नियम। इसके बाद आता है कृषि में परिवर्ती अनुपात का नियम के महत्व, यानी कि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है, उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है, लागत नियंत्रण में सहायता मिलती है और वैज्ञानिक खेती में भी ये उपयोगी होता है। फिर आपके दूसरा नियम यहाँ पे आता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा हमारा जो कौन सा नियम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसकी जो इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये नियम दीर्घकाल में उत्पादन और सभी उत्पादक कारकों के संबंध को बताता है। इसकी यदि हम बात करें कि जब सभी इनपुट एक साथ बढ़ाए जाए, यानी कि उसमें क्या है कि हम जितने भी कारक थे सभी को स्थिर रख के एक कारक में बदलाव कर रहे थे, यानी एक कारक की मात्रा को बढ़ा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि सभी कारकों को बढ़ाया जाता है निश्चित अनुपात में, या समान, जितना पहले कारक को बढ़ाए उतना ही दूसरे कारक को बढ़ाया जाता है। तब उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कौन कराता है हमें, वो कराता है प्रतिफल का पैमाना नियम। जब सभी उत्पादन कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है और उत्पादन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि प्रतिफल का पैमाना नियम जो होता है वो हम इसको कहते हैं कि सभी कारकों में बराबर बदलाव किया जाता है या उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ाई जाती है। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं किसके, रिटर्न टू स्केल के। तो सबसे पहला आता है बढ़ते प्रतिफल का पैमाना। इसमें क्या होता है कि जब इनपुट बढ़ाने पर उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि हमने 1 किलो यूरिया दिया तो उसके बदले में हमें वापस 2 किलो या 3 किलो वापस जो भी प्रोडक्ट या कोई भी खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं फसल, वहाँ पे उपज जो होती है वो उसकी उससे बड़ी, यानी कि उससे ज़्यादा बड़ी, जितने हमने उसमें इनपुट किया या कुछ भी उसमें ऐड किया तो उससे हमें ज़्यादा मिली।
जैसे कि यदि सभी इनपुट 10% करता है तो बढ़ाने पर उत्पादन जो होता है वो 20% होता है, यानी कि डबल हो गया। दूसरा, इसका कारण क्या होता है कि श्रम विभाजन आ जाता है, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक तकनीक। फिर आता है स्थिर प्रतिफल का पैमाना, यानी स्थिर का मतलब जितने हमें, जैसे 1 किलो यूरिया दिया तो उससे हमें 1 किलो ही जो उपज होती है वो ज़्यादा मिली, यानी कि यदि हम इनपुट 10% कर रहे हैं तो जो उत्पादन होता है वो भी हमें 10% ही बढ़ता है, या यदि हम इनपुट को 20% बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन होता है वो भी 20% बढ़ के मिलता है। इसके बाद आता है आपका घटते प्रतिफल का पैमाना। यदि इसमें क्या होता है, घटने का मतलब होता है यदि हम इनपुट को 10% कर रहे हैं या 20% कर रहे हैं तो उससे इनपुट की तुलना में जो उत्पादन होता है वो कम आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल का पैमाना कहते हैं। जैसे कि यदि हम इनपुट 10% कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट होता है, उत्पादन जो होता है वो 5% ही होता है। फिर आता है कृषि में प्रतिफल के पैमाने का क्या महत्व है। तो बड़े फार्म की दक्षता का अध्ययन कराता है, उत्पादन योजना बनाने में ये सहायक है, संसाधनों का कुशल उपयोग करता है ये, और कृषि विकास में भी ये उपयोगी है। कौन? ये पैमाने नियम। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉस्ट या लागत। कॉस्ट या लागत क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो भी उसमें खर्चा लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। तो जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उत्पादन करने के लिए किसान को विभिन्न प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं और इन्हीं खर्चों को हम क्या कहते हैं, लागत या कॉस्ट हम इसको कहते हैं। कृषि में लागत का अध्ययन लाभ और हानि जानने के लिए किया जाता है या इसके लिए आवश्यक होता है। यानी कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कितनी हमें हानि हुई, कितना हमें लाभ हुआ, ये सब हम किससे अंदाज़ा लगाते हैं, जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, इसके द्वारा ये हम पता लगा सकते हैं। लागत विश्लेषण में किसान उचित उत्पादन निर्णय ले सकता है। और यदि हम बात करें मेन कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, यानी कि इसकी कुछ अवधारणाओं की बात करें तो सबसे पहले आपकी अवधारणा आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, स्थिर लागत क्या होती है कि आप भले उत्पादन करें या ना करें, जो कॉस्ट उसमें लगनी है, जो लागत लगनी है वो फिक्स होती है। जैसे कि जो भूमि होती है उसकी किराया हो गया, इसी के साथ यदि हम बात करें भवन का किराया हो गया, मशीनों का मूल्यह्रास हो गया, स्थायी कर्मचारी यानी कि जो रेगुलर जो वर्कर होते हैं उनका पेमेंट हो गया, उनकी सैलरी हो गई, ये सब क्या है, फिक्स जो स्थिर लागत होती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, हम किसको कहते हैं, तो ये होता है कि जो लागत उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी नहीं बदलती है उसे हम कहते हैं स्थिर लागत। फिर इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो उत्पादन के लिए स्वतंत्र होती है, अल्पकाल में स्थिर रहती है और उत्पादन जो होता है वो शून्य होने पर भी रहती है। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्ती कॉस्ट, जो कि लागत उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती लागत कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप उत्पादन करते हैं तो ये जो इसकी जो लागत होती है वो उत्पादन पर निर्भर करती है, यानी कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं या कितना प्रोडक्शन वहाँ से कर रहे हैं, तो उस पर कौन निर्भर करता है, वेरिएबल कॉस्ट। उदाहरण की यदि हम बात करें जैसे बीज हो गया, खाद एवं उर्वरक हो गया, मजदूर हो गया और सिंचाई खर्च जो होता है वो किसके उदाहरण है, वेरिएबल कॉस्ट के उदाहरण होते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई है कि उत्पादन पर निर्भर करती है, यानी कि जितना उत्पादन आप करेंगे जो कॉस्ट है वो उतनी ही बढ़ेगी या घटेगी। उत्पादन बढ़ने पर ये बढ़ती है और उत्पादन घटने पर ये घट जाती है, अल्पकाल में परिवर्तित होती है। फिर आता है आपके टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में क्या होता है कि जब जो फिक्स्ड जो कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल जो कॉस्ट होता है इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तब क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट या कुल लागत हमारे निकल के आती है। कुल स्थिर लागत की यदि हम बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, तो यदि हम उसमें जैसे कि यदि हम बात करें स्थिर लागत की जिसमें आता है जो भूमि होती है उसका किराया हो गया, मकान का किराया होगा और इसी के साथ जो मशीनें होती है उनका किराया हो गया, तो इन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, कुल स्थिर लागत हो जाती है। और कुल परिवर्ती लागत क्या होती है कि जब हम बीज का, खाद का, उर्वरक, मजदूरों की जो पेमेंट होती है उन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है कि कुल परिवर्ती लागत कहते हैं, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसको कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको टीवीसी भी कह सकते हैं। ये उत्पादन के साथ बदलती रहती है। फिर आता है एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज या औसत लागत क्या होती है कि प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाले लागत को क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। यानी एक इकाई पर, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी एक लागत पर कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लागत लग रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। इसका भी यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए कि जो कुल लागत होती है उसमें आपको भाग देना है किसका, कुल उत्पादन का। यानी कि जैसे आपके
कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कुल कितनी लागत लगी, उसमें किसका भाग देना है, कितना आपने प्रोडक्ट जो होता है वो उत्पादन किया उसका। फिर आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इसमें भी जो एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है इसमें प्रति इकाई उत्पादन में आने वाले स्थिर लागत का अध्ययन किया जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम इसको कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि उत्पादन बढ़ने पर ये घटती है। इसका जो वक्र होता है वो नीचे की तरफ, यानी कि जो ग्राफ होता है, जो कर्व जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, करता है कि नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, यानी नीचे की ओर चलता है। औसत परिवर्ती लागत की यदि हम बात करें तो प्रति इकाई उत्पादन में आने वाली परिवर्ती लागत को ही क्या कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कि जो उत्पादन होता है, प्रत्येक इकाई उत्पादन में जो परिवर्तन आता है लागत में, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट, जो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या है, कि एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में आने वाली जो अतिरिक्त जो लागत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट हम इसको कहते हैं। कि जो अतिरिक्त इकाई होती है उसको बनाने के लिए जितनी लागत लगती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि कुल लागत में परिवर्तन, उसमें भाग देना आपको उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसका। इसके महत्व क्या है कि उत्पादन निर्णय लेने में ये उपयोगी होता है, अधिक लाभ जो होता है वो अधिकतम करने में ये सहायता करता है, और उचित उत्पादन स्तर निर्धारित करने में भी ये काम में आता है या सहायक होता है। इसके बाद आता है अल्पकालीन लागत, या जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। कि जो अल्पकाल वह अवधि है जिसे कुछ कारक स्थिर रहते हैं। इस अवधि में स्थिर तथा परिवर्तित दोनों प्रकार की लागतें होती हैं। जो इसका वक्र की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, जो कि कुल स्थिर लागत वक्र सीधी क्षैतिज रेखा होती है, यानी कि ऐसी क्षैतिज रेखा इसमें होती है। जो क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उत्पादन बढ़ने पर भी नहीं बदलती है, यानी कि जो टोटल, जो जैसे कि भूमि का जो किराया वो आपके फिक्स है, वो लगना है तो लगना, भले आप उत्पादन करें भले आप ना करें, वो फिक्स्ड है। तो इसकी जो रेखा होती है वो सीधी होती है, क्षैतिज होती है। फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसमें क्या होता है कि जो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका वक्र प्रारंभ में धीरे धीरे और बाद में तेजी से बढ़ता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे बढ़ता है। प्रारंभ में ये धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में ये तेजी से बढ़ता है, क्योंकि घटते प्रतिफल के कारण लागत जो होती है वो बढ़ती रहती है। टोटल कॉस्ट कर्व की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट दोनों का योग जो होता है वो होता है टोटल कॉस्ट। ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये जाता है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की यदि हम बात करें तो ये वक्र लगातार नीचे गिरता रहता है, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यू के आकार का होता है। प्रारंभ में ये घटता है और बाद में क्या है कि ये बढ़ता रहता है, यानी कि इस तरह से इसका आकार होता है। शुरू में ये घटता है और बाद में ये वापस बढ़ता है। इसी तरह से जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो भी यू के आकार का होता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो भी यू के आकार का होता है। इसमें क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज जो कॉस्ट होती है उनके न्यूनतम बिंदु पर ये काटता है। फिर आता है आपके लॉन्ग रन कॉस्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं दीर्घकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत क्या होती है कि वह अवधि जिसमें सभी उत्पादन कारक परिवर्ती होते हैं। इस अवधि में कोई स्थिर लागत नहीं होती, यानी कि इसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगती है। फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकता है। यदि हम बात करें इसके कर्व की, यानी वक्र की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि यू के आकार का होता है। प्लानिंग कर्व भी इसको कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, प्लानिंग बनाई जाती है तो इसके लिए प्लानिंग कर्व इसको कहा जाता है। ये विभिन्न अल्पकालीन और औसत लागत वक्रों को स्पर्श करता है। इसके घटने के कारण क्या होता है कि पैमाने की अर्थव्यवस्था होगी, श्रम विभाजन हो गया, आधुनिक मशीनों का उपयोग। और बढ़ने का कारण क्या है कि जो प्रबंधन कठिन होना, यानी कि इसका जो प्रबंधन होता है, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है। संसाधनों का दुरुपयोग, यानी मिसयूज किया जाता है किसका, रिसोर्सेज का। समन्वय की समस्या। फिर आता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसमें क्या होता है कि ये भी होता तो यू आकार का ये, लेकिन इसमें जो लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट जो होती है उनको न्यूनतम बिंदु पर ये काटता है। अब हम बात करते हैं कृषि में लागत अध्ययन का महत्व, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में जो कॉस्ट है उसका क्या महत्व होता है।
तो सबसे पहला आता है लाभ ज्ञात करने में सहायता मिलती है, यानी कि कितना लाभ हुआ, कितना टोटल लागत लगी उसमें, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब हमें कौन बताता है, जो ये कॉस्ट होता है ये हमें बताती है कि लागत कितनी लगी। उत्पादन योजना बनाने में, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, उचित फसल और तकनीक का चयन किया जा सकता है। संसाधनों का कुशल उपयोग करना, लागत विश्लेषण से संसाधनों की बर्बादी जो होती है वो भी कम हो जाती है। मूल्य निर्धारण में ये उपयोगी होता है, यानी उत्पादन लागत के आधार पर उचित मूल्य निर्धारण में भी ये सहायक होता है कि कौन सी वस्तु का या कौन सी फसल का कितना मूल्य हमें निर्धारित करना है। और तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ रिटर्न एंड जो कॉस्ट वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।